Hi, I welcome you all to our channel Logical Leap. So in the last video we had a discussion. We completed our discussion on the topic of economic and regional disparities. In this video, we are going to discuss the topic of industrial development. So, as I have already told you multiple times, before you watch this video, go back and watch all the videos that I have posted on the channel. The reason being very simple because all these videos in coherence, in a holistic manner, when they come together, they are going to help you way more, and the effect is going to be at least 10x better than when you watched one single video. क्योंकि इसमें किया क्या है मैंने आई हैव एड्रेस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स. वन पार्ट इज़ योर कंटेंट. तो कोई भी ऐसा वीडियो नहीं है जिसमें मैंने कंटेंट प्रोवाइड नहीं किया है. हर वीडियो में उस टॉपिक से उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ कंटेंट है. सेकेंड चीज़ फ्रेमवर्क्स. चाहे वो जीएस बेस्ड फ्रेमवर्क हो, चाहे एक पॉइंट से अगला पॉइंट जनरेट करने वाला फ्रेमवर्क हो, मतलब हर तरीके से मैंने फ्रेमवर्क बताया है, आपके लिए बता रखा है. तो थर्ड वन इज़ योर एनोलॉजी. एनोलॉजी भी अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा हुआ है अगर मुझे कंपैरिजन ड्रॉ करने को मिला दो चीज़ों का. तो अब फोर्थ चीज़ इज योर कनेक्शन, इंटर कनेक्शंस. एक टॉपिक का दूसरे टॉपिक से क्या इंटरकनेक्शन हो सकता है वो भी यहाँ पे करके रखा हुआ है. तो ये सब चीज़ें एक साथ आपको तभी मिलेंगी. जैसे इंट्रोडक्शन लिखने का तरीका वी इंट्रोडक्शन हो गया. विजुअल एलिमेंट्स किस तरीके से अपने आंसर्स के अंदर यूज़ करना है आपको, वो हो गया. तो ये सारी चीज़ें मैंने करके रखी हुई हैं इसके पहले वाले वीडियोस में. तो आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप उन सारे वीडियोस को एक साथ देखते हो और किसी एक वीडियो को स्टैंड अलोन वीडियो देखते हो या फिर थोड़ा सा बिंज वॉच करके चले गए, तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होने वाला है. अगर आप सबको साथ में देखते हो तो आपको समझ में आना चालू होगा कि किस तरीके से, जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं. अभी यहाँ पे एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक एंड रीजनल डिस्पैरिटीज, इरिगेशन, टूरिज्म, मिनरल, ये सब काम आने वाला है. 5 थीम जो हम ओवरऑल कंप्लीट कर चुके हैं वो सब का इंटरकनेक्शन आपको यहाँ पे धीरे धीरे दिखना चालू हो जाएगा. इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप पहले जाओ और उन सारे जो पुराने वीडियोज हैं उनको देखो आप. ये बिंज वॉच के लिए नहीं है, ये क्लिक बेट वीडियोस नहीं है कि जहाँ पे सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए या फिर लाइक्स कलेक्ट करने के लिए या फिर मतलब इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके थ्रू पैसा कमाने का एक एफर्ट नहीं. दिस इज दिस इज रियली अ गुड कंटेंट. दिस इज एन एफर्ट फ्रॉम माई ओन एंड to help you to clear this exam, to help you genuinely, to help you to clear this exam. If you watch this video from the beginning till the end, you will find everything, every second is worth your time, every minute is worth your time. So I do request you to watch these videos till the end so that it can benefit you the way I want, the way it will help you to clear the exam. तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे हम देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं. पहले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे ठीक ठाक क्वेश्चन आए और 2023 में 2 क्वेश्चंस आए, 2022 में भी आया, 21 में 2 क्वेश्चंस आए, 20 में 2 क्वेश्चन आए. तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए. इसका मतलब बहुत क्लियर एक जो मैसेज देना चाहता है कमीशन हमको या फिर जो पेपर सेटर्स हैं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज़ द रियली रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड यू मस्ट प्रिपेयर दिस टॉपिक वेरी हॉलिस्टिकली, बहुत अच्छे तरीके से. So try to pay attention from the very first video, from the very first topic, so that by the time we end this topic, by the time we finish this topic, you are completely acquainted with everything that you need to answer any new question on this theme, on this topic. So I will okay. So what I will do, पहले एक बार मैं जितने क्वेश्चंस आए हैं I will just try to explain you these questions so that you can get a gist of what industrial development topic is all about, what kind of questions, in what dimensions the questions have been asked, and how you can connect the questions in between. जैसे हम लोगों ने जब टूरिज्म टॉपिक पढ़ा था तो वहाँ पे बताया था कि बेसिकली वो 4 क्वेश्चंस नहीं है, वो 2 ही क्वेश्चन है. रिपीटेशन होता है क्वेश्चन का, किस तरीके से पीवाईक्यूज ही रिपीट होकर के आ जाते हैं. उसी तरीके से यहाँ पे भी आपके लिए काम क्या है कि इफ यू pay attention to each and every question, you will find कि after answering 2 to 3 questions, you will be very much ready to answer any new question. उसी के पॉइंट्स आने वाले क्वेश्चंस में यूज होने लगते हैं. तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जब मैं क्वेश्चंस को समराइज कर रहा हूँ, इनिशियली बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप उस पर ध्यान देना. एक्सप्लेन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑफ उत्तर प्रदेश एंड डिस्कस इट्स रोल इन द इकोनॉमी ऑफ द प्रोविंस. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑफ उत्तर प्रदेश जो एंड डिस्कस इट्स रोल इन द इकोनॉमी ऑफ द प्रोविंस. अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में बात करना है. जो मिनरल्स जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे बांदा की बात की थी हम लोगों ने, सहजर स्टोन की बात की थी, और वहाँ पे भी एंसिलरी इंडस्ट्रीज की बात की थी, एमएसएमईज की बात की थी. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ये आ जाता है. जब हम लोगों ने बनारसी साड़ी की बात की थी
लखनऊ में जरदोजी की बात की थी, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की बात की थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा था। तो उस टाइम पे जब टूरिज्म की हम बात कर रहे थे, तो ये था कि जो लोकल हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनको भी प्रमोशन मिलेगा, तो भी स्मॉल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आ जाता है। लेदर इंडस्ट्री जो आगरा के अंदर है, जो कानपुर के अंदर है, दैट इज ऑल्सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर है, वो भी चाहते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जा सके, चाहे वो फुटवियर इंडस्ट्री हो, चाहे जैसे कि आपके जो ये होते हैं स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं मेरठ के अंदर, चाहे वो क्रिकेट बैट हो या बॉल हो, वो भी एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आ जाते हैं, क्योंकि थोड़े स्मॉल स्केल पे उसका प्रोडक्शन होता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आ जाएंगी, अगर छोटे लेवल पे काम हो रहा है कहीं पे, जैसे अगर आंवले के ऊपर कुछ काम हो रहा है प्रतापगढ़ के अंदर, या फिर मलिहाबाद में मैंगो पल्प पे कुछ काम हो रहा है, या फरुखाबाद में पोटैटो से पोटैटो चिप्स बनाई जा रही है, तो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आ जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि बिफोर वी आंसर द क्वेश्चन, यू हैव ऑलरेडी ऑल द मटेरियल टू आंसर दिस, एंड आंसर दिस वेरी वेरी एफिशिएंटली। अब इकोनॉमी ऑफ द प्रोविंस पे क्या असर पड़ेगा, इकोनॉमी ऑफ प्रोविंस में क्या चीज़ चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, उसके बाद फिर लोगों को लाइवलीहुड चाहिए, उसके बाद फिर पॉवर्टी एलिविएशन चाहिए, यहाँ से उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, जो जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो बढ़ना चाहिए हमारा। तो इकोनॉमी ऑफ द प्रोविंस में क्या एम्प्लॉयमेंट हो गया, जो विमेन इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो पाएगा, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात हो रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाएगा, क्योंकि वापस से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो लोकल लोगों का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा। रीजनल जो डिस्पैरिटीज़ है वो भी कम हो पाएंगी, क्योंकि हर हर जगह पे हर हर रीजन का एक अपनी स्पेसिफिक इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे रीजनल डेवलपमेंट भी अच्छे से हो पाएगा। तो इस तरीके से जो टॉपिक्स हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, उन्हीं टॉपिक्स के उन्हीं थीम्स के थ्रू हमको पॉइंट्स लेकर के आने और इसका आंसर करना। अब मैं यहाँ पे आपके सामने बैठ करके इतने पॉइंट्स यहाँ पे जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद फिर एग्जामिन द एफर्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश इन अट्रैक्टिंग मल्टीनेशनल कंपनीज सो एज टू बूस्ट द इकोनॉमी ऑफ स्टेट इन द वेक ऑफ लेबर माइग्रेशन ड्यूरिंग द पैंडेमिक। क्या क्या गवर्नमेंट ने एफर्ट डाले, तो जो अगर गवर्नमेंट सबसे पहले क्या देगी, सब्सिडी देगी। अभी हम लोगों ने लैंड रेवेन्यू वाला जब क्वेश्चन पढ़ा था, रेवेन्यू वाला, तो उसमें ये बताया था कि लैंड एक्विजिशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्रिएट करेगी गवर्नमेंट, सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रोवाइड करेगी, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज जो है उनको मतलब कि कम करने की कोशिश करेगी, उसको प्रोसेस को ज़्यादा एफिशिएंट बनाएगी। जो अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड है उसको जो अलग पोर्टल है निवेश मित्र पोर्टल पे, उसको पूरा मेंटेन किया जाएगा। पॉलिसीज जो होंगी, सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज होंगी, उनको गवर्नमेंट लेकर के आएगी, जैसे कि आपका मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स की पॉलिसी होगी, जैसे टूरिज्म की पॉलिसी हो गई। ये जो भी सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज होंगी उनको गवर्नमेंट प्रमोट करेगी, मल्टीनेशनल कंपनीज को इन्वाइट करने के लिए समिट ऑर्गेनाइज करवाएगी, जैसे उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट समिट जो होता है वो सब। मिनिस्टर्स हमारे दूसरे स्टेट्स में दूसरे कंट्रीज में जाएंगे, वहाँ पे उत्तर प्रदेश को प्रमोट करेंगे। तो टूरिज्म जैसे कि ये था हमारा प्रयागराज में अभी हमारा जो कुंभ का था, तो कुंभ में बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट आए थे जो फॉरेन के थे, तो उसमें जो झूसी वाला एरिया था, विच इज़ ऑन द अदर बैंक ऑफ गंगा, जिधर संगम नहीं है, दूसरे दूसरे बैंक ऑफ गंगा, दैट वाज वेरी वेरी पॉश काइंड ऑफ फैसिलिटीज वर अवेलेबल ओवर देयर। मतलब जो एक होना चाहिए कि द टॉप क्लास फैसिलिटीज शुड बी बिल्ड एट अ प्लेस, वो वहाँ पे अवेलेबल थी। तो उस तरीके के एफर्ट गवर्नमेंट डालेगी सो एज टू बूस्ट द इकोनॉमी ऑफ द स्टेट इन द वेक ऑफ लेबर माइग्रेटिंग ड्यूरिंग द पैंडेमिक। तो माइग्रेशन के टाइम लोग वापस आ रहे थे, तो जो लेबर और इंडस्ट्री के स्किल मैच की बात होगी वो भी गवर्नमेंट करेगी। डिस्क्राइब द मेन इंडस्ट्रीज एंड मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर ऑफ उत्तर प्रदेश, कौन सी मेन इंडस्ट्रीज हैं। अब इसमें भी आप एक जिस्ट देखो तो कौन सी मेजर इंडस्ट्रीज होंगे। अगर आप लखनऊ की बात करोगे तो आईटी सेक्टर यहाँ पे हो जाएगा, नोएडा की बात करोगे वहाँ पे भी आईटी सेक्टर होगा, आगरा में लेदर इंडस्ट्री हो जाएगा, मेरठ के अंदर जो आपका ये स्पोर्ट्स इंडस्ट्री डोमिनेट कर जाएगी। फिर बुंदेलखंड में जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं, आप देखो यहाँ पे वो काम आएगा आपका, जो बुंदेलखंड में हम लोगों ने मिनरल्स का पढ़ रखा था, वहाँ पे काम आएगा। मिर्जापुर में आपका क्या हो जाएगा, सीमेंट बेस्ड इंडस्ट्रीज हो जाएंगी। बुंदेलखंड में कुछ फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, ईस्टर्न यूपी में आपके शुगर मिल्स हो जाएंगे। तो मेजर इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इस तरीके से आपको आंसर करना, जब हम आंसर को ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बट एज ऑफ नाउ यू कैन सी दैट फ्रॉम all the things that you have studied till now, you can right here you can frame a lot number of points, at least 5-6 पॉइंट्स आप बैठे बैठे बना सकते हो। और यही काम आपको एग्जाम के अंदर करना पड़ता है, कि अगर लेट सपोज आप कहीं हैंग हो रहे हो, आप कहीं पे ऐसा हो रहा है कि नहीं आपको पॉइंट्स नहीं याद आ रहे, तो आप वहाँ पे बैठ करके कुछ कुछ चीज़ों को सोच करके आप पॉइंट्स बना लो। जैसे बनारसी साड़ी, जैसे यहाँ पे है, बनारसी साड़ी बनारस के अंदर है, तो उसमें क्या होता है कि जो ट्रेडिशनली जो वहाँ पे बुनते हैं उस साड़ी को, तो वो भी इंडस्ट्री वहाँ पे डोमिनेट करती है। जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करें तो उसके बारे में भी लिख सकते हैं। डिस्कस द ग्रोथ ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज इन उत्तर प्रदेश एंड ऑल्सो हाईलाइट्स इट्स वेरियस चैलेंजेस। अब यहाँ से आपको समझ में आने लगा होगा कि भाई रिपीट हो रहा है,
ग्रोथ ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज इन उत्तर प्रदेश, मेन इंडस्ट्रीज एंड मेजर इंडस्ट्रियल एरिया, एक ही क्वेश्चन तो है, बस एक और उसमें नया डायमेंशन ऐड कर दिया कि चैलेंजेस बता दो आप क्या है। एक्सप्लेन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड डिस्कस इट्स रोल इन द इकोनॉमी ऑफ द प्रोविंस। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और उसको फिर मल्टीनेशनल कंपनीज को कैसे इन्वाइट किया। एग्जामिन द इंपॉर्टेंस ऑफ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बीइंग बिल्ट इन उत्तर प्रदेश। व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। वापस ये देखो आपका क्वेश्चन ही रिपीट हो गया, 2022 और 2023 का क्वेश्चन एग्जैक्टली रिपीट हो गया। हेरिटेज आर्क वाला क्वेश्चन याद होगा आपको, वो एग्जैक्ट रिपीट हुआ था, सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो जाता है आपका। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। व्हाट रिसेंट इनिशिएटिव्स हैज द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश अंडरटेकन टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन द स्टेट। क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, और यहाँ पे आप देखो डिस्कस द ये क्वेश्चन जो आपका एग्जामिन द एफर्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश इन अट्रैक्टिंग द मल्टीनेशनल कंपनीज। तो ये दोनों सेम नहीं होंगे, ये दोनों आंसर्स। ये क्वेश्चन ही पूरा पूरा रिपीटेड हो गया, दो दो मतलब 4 क्वेश्चन से बेसिकली ये 2 क्वेश्चन हो गया। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वाला क्वेश्चन जो आपका एग्जैक्टली रिपीट हो गया। मेन इंडस्ट्रीज और मेजर इंडस्ट्रीज जो यहाँ पे पूछ सकता है, ये क्वेश्चन भी बेसिकली एक ही तरीके का क्वेश्चन है, एक अलग डायमेंशन के साथ में। तो यही मैं बोल रहा हूँ, पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस यही है। एक तो यहाँ से सारे डायमेंशन आपके कवर हो जाएंगे, सफिशिएंट आपको जो कंटेंट है वो भी मिल जाएगा, और एक बेहतरीन तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को कर पाओगे। तो वी विल गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन, उसको डिस्कस करते हैं। उसके पहले अगर कुछ नोट्स वगैरह मैंने जैसे बना के रखे हैं तो वो आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसमें से कुछ चीज़ें। या फिर ऐसा भी करते हैं हम लोग डायरेक्टली, वी विल ट्राई टू। अच्छा हाँ, एक पोर्टल आपका इन्वेस्ट यूपी, वहाँ पे आप जा करके देखना, वहाँ पे यूपी से रिलेटेड बहुत सारा डेटा अवेलेबल है। तो वो डेटा बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक है और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो उसमें से कुछ कुछ चीज़ें जैसे हैं जैसे जो अथॉरिटीज़ है डेवलपमेंट के लिए, उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, नॉर्थ ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ग्रेटर नॉर्थ ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, लखनऊ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसके बाद फिर यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, या फिर हो सकता है ये गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी हो। उसके बाद फिर ये साथारिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है। यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यूपी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ये बेसिकली ये बॉडीज़ है जो इसलिए बनाई गई हैं ताकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके। क्या इसमें कॉमन है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेट अथॉरिटी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। लखनऊ, ग्रेटर नॉर्थ ओखला, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर या फिर गाज़ियाबाद। उसके बाद फिर साथारिया, उसके बाद फिर यमुना एक्सप्रेस वे। तो इस तरीके से आपके जो ये डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं वो अलग अलग इस तरीके से आप लिख सकते हो। मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी कॉमन है, बाकी उसके आगे नया नाम लिखा हुआ है, चाहे वो लखनऊ का नाम हो, चाहे ग्रेटर नोएडा हो, चाहे नोएडा हो, चाहे यूपी हो। उसके बाद फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो उत्तर प्रदेश का, ये भी रिस्पॉन्सिबल है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। अब ये उतना बेसिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसका नाम याद कर सकते हो, IIDD, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। IIDD फैसिलिटेटर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये इसका फैसिलिटेटर है बेसिकली, ये भी एक बॉडी है जो कोऑर्डिनेट करता है इंडस्ट्रीज के साथ में। डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अपॉर्चुनिटीज इन द स्टेट। उसके बाद फिर रीजनल बैलेंस, लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एंटरप्रेन्योर्स, रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांसेस एंड मिटिगेशन ऑफ हर्डल्स, ये सब इसके काम है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के। इकोनॉमिक स्नैपशॉट ऑफ यूपी, इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ GDP ऑल्सो, ग्रोइंग एट 7% ऑफ ग्रोथ रेट। जो हमारा GSDP का ग्रोथ रेट दैट इज 7%, 8% कॉन्ट्रीब्यूटेड टू GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, 23% ऑफ पर कैपिटा इनकम ग्रोथ, जो इंडिविजुअल इनकम ग्रोथ है दैट इज 23% ईयर ऑन ईयर बेसिस। रैंक फिफ्थ अमंग लैंडलॉक्ड स्टेट्स ऑन एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 में जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स रिलीज हुआ था उसमें 5th रैंक थी यूपी की। तो एक बेसिकली एक इकोनॉमिक स्नैपशॉट आपको मिल जाता है। ये कई क्वेश्चंस में आप इंट्रोडक्शन के फॉर्म में यूज कर सकते हो। जब यूपी के बजट के ऊपर आपको आंसर लिखोगे तो वहां पे भी लिख सकते हो। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया का, 7% के ग्रोथ रेट के साथ में ये आगे बढ़ रहा है। 8% कॉन्ट्रीब्यूशन है GDP में, 23% पर कैपिटा इनकम ग्रोथ है। रैंक फिफ्थ एमंग लैंडलॉक्ड स्टेट्स ऑन एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 में। टॉप 5 स्टेट लीडिंग, जो स्टेट GSDP में, मतलब टॉप 5 स्टेट्स नहीं, टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स जो उत्तर प्रदेश में GSDP में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसमें गौतम बुद्ध नगर है, लखनऊ है, आगरा है, प्रयागराज है, मेरठ है। तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम याद कर लेना। और ये जो एक इकोनॉमिक स्नैपशॉट मैंने यहाँ पे लिख दिया है उत्तर प्रदेश के बारे में, रिपीट करना, इसको पॉज करना वीडियो को, वापस से पीछे जाना, वापस इसको रिपीट करना एक बार, आराम से ये याद हो जाएगा। जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें गौतम बुद्ध नगर का 10% कॉन्ट्रीब्यूशन है स्टेट GSDP में, लखनऊ का 4% है, आगरा का 3.5% है,
प्रयागराज का 3.3% है, मेरठ का 3% है। तो क्या ये 3%, 3.5, 3 ये सब याद करना जरूरी है? नहीं याद करना जरूरी है। याद करना क्या जरूरी है कि 5 ये डिस्ट्रिक्ट्स के नाम आपको याद रहें, पता रहें कि जो स्टेट जीएसडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। ये ग्रोथ रेट याद करना जरूरी है, ग्रोइंग एट 7%। हाँ, इसको याद कर दो भाई, क्योंकि ये एक तो सिंपल है, दूसरा इफेक्टिव है, आराम से आप लिख सकते हो। 7% ग्रोथ रेट है उत्तर प्रदेश की, 8% कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी में, और 23% पर कैपिटा इनकम ग्रोथ है। रैंक फिफ्थ एमंग लैंडलॉक्ड स्टेट्स है, जो ऑन एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 में जो रिलीज़ किया गया था। अब इन्वेस्ट यूपी का पोर्टल है, वहाँ पे आप जाओगे तो डेमोग्राफी से ले यूपी की डेमोग्राफी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब से रिलेटेड आपको अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो डेमोग्राफी में लिटरेसी रेट यूपी की कितनी है? 81.8% मेल लिटरेसी रेट है, 63.4% फीमेल लिटरेसी रेट है। एग्जाम में आप ऐसे 63% लिख के आना, और इसको 82% लिख करके आना। ये 0.8 वट ये सब बेकार चीज़ें, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। फीमेल वर्सेस मेल रेशियो जो है, दैट इज सेक्स रेशियो ऑफ यूपी, दैट इज इट इज 912। यंगेस्ट वर्कफोर्स विथ 56% ऑफ पॉपुलेशन इन वर्किंग एज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेमोग्राफिक डिविडेंड और डेमोग्राफिक डिजास्टर दोनों तरीके के क्वेश्चन अगर फ्रेम होते हैं तो वहाँ पे यूज हो जाएगा। नंबर ऑफ कॉलेजेस यूपी में सबसे हाईएस्ट है, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज सेकंड हाईएस्ट है, नंबर ऑफ मैनेजमेंट कॉलेजेस सेकंड हाईएस्ट है, नंबर ऑफ आईटीआईज जो है यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट है, इंजीनियरिंग कॉलेज फोर्थ नंबर पे, बिजनेस स्कूल थर्ड, पॉलिटेक्निक थर्ड नंबर। याद करना जरूरी है? कुछ याद करना जरूरी नहीं है इसमें से, बस जो हाईएस्ट है वो याद कर दो। नंबर ऑफ कॉलेजेस यूपी में सबसे ज़्यादा है। जब एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट वाले बात हम कर रहे थे वहाँ पे, तो वो वहाँ पे भी ये पॉइंट लिख सकते थे कि डिस्पाइट हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलेजेस इन इंडिया, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट perseveres very deeply, or has entrenched its foot very deeply in Uttar Pradesh because of unavailability of employment opportunities. और जब भी आप ऐसे आंसर्स लिखो तो इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस, बिजनेस स्कूल्स, प्रमोटिंग बिजनेस स्कूल, प्रमोटिंग पॉलिटेक्निक वोकेशनल ट्रेनिंग, ये भी उसके सोल्यूशन के फॉर्म में लिख सकते हो। तो क्या याद करना? कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मैनेजमेंट कॉलेजेस होते हैं, आईटीआईज होते हैं, पॉलिटेक्निक होता है, बिजनेस स्कूल्स होता है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस होता है। ये सब ध्यान में होना चाहिए आपके, कि आप ये सब लिख सको। कि हाँ, अगर ये याद हो जाता तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं भी याद होता तो आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश इज डूइंग क्वाइट वेल। और उत्तर प्रदेश में आप सीधा लिखो ना, एक Uttar Pradesh is among the top 5 states when it comes to engineering colleges, when it comes to business schools, when it comes to polytechnics, when it comes to universities. कितना बेहतरीन पॉइंट है ये अपने आप में, कितना अच्छा तरीका है लिखने का। उत्तर प्रदेश इज among 5 states, टॉप 5 स्टेट। मत याद करो रैंकिंग क्या है, बस इतना ध्यान रखो कि इट इज amongst टॉप 5 स्टेट when it comes to all these things, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, मैनेजमेंट कॉलेजेस, आईटीआईज, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, बिजनेस स्कूल्स वगैरह वगैरह। अब कितने स्किल डेवलपमेंट, स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स कितने? अराउंड 7,000 के अराउंड स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स है उत्तर प्रदेश में। 29 लाख लोग आज तक प्लेस्ड हुए हैं। अब पता नहीं ये डेटा कितना, मतलब ऑथेंटिक इन द सेंस, अब उठाए तो इन्वेस्ट यूपी वाले से है, लेकिन 29 लाख लोग प्लेस हुए हैं। मैंने देख रहा था बेसिकली वो लोग कहाँ प्लेस हुए हैं। तो अगर आपके पास टाइम होगा तो आप जा करके देखना कि वो लोग कहाँ कहाँ प्लेस हुए हैं। आई वॉज रियली शॉक टू सी दैट, यार मतलब गवर्नमेंट किस तरीके से किन किन चीज़ों को, फॉर एग्जाम्पल कोई अगर सिक्योरिटी गार्ड बन गया तो उसका भी टेस्टिमोनियल लेकर के उस साइट पे लगाया गया है। तो दैट इज़ द पेरिलस सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन आवर स्टेट, कि सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कोई कॉल सेंटर में भी प्लेस हो जा रहा है कोई। मतलब ऐसे जो छोटे जॉब्स होते हैं, मतलब जिनके लिए 7,000 8,000, तो वहाँ पे लिखा भी गया है कि वी आर अर्निंग 7,000 रुपीज़, 8,000 रुपीज़। ये जॉब्स तो नॉर्मली भी मिल जाएंगे यार, इनके लिए स्किल ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत है? मतलब हो भी सकता है कि स्किल ट्रेनिंग की ज़रूरत हो, अब सिक्योरिटी गार्ड के लिए तो मुझे नहीं लगता कोई स्किल ट्रेनिंग की ज़रूरत है। बट डिस्पाइट दैट, दैट इज़ समथिंग डार्क साइड ऑफ ऑल दीज थिंग्स दैट वी आर, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, जो हम लोग देख रहे हैं, इन सब चीज़ों का। 7 हमारे पास एयरपोर्ट है टोटल, इसमें से 3 इंटरनेशनल है। उसके बाद फिर इनलैंड वाटरवेज है। नेशनल वाटरवे 1 जो है हमारा हल्दिया पोर्ट से वाया प्रयागराज एंड वाराणसी, 26% कैचमेंट एरिया। उसके बाद फिर इंडियाज़ फर्स्ट मल्टी मॉडल टर्मिनल एट वाराणसी में। नेशनल वाटरवे 1 जो है वाराणसी, अस्सी घाट, राजघाट, इन सब एरिया को कवर करता है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद फिर डेमोग्राफी की बात कर ली हम लोगों ने, इकोनॉमिक स्नैपशॉट एक देख लिया। उसके बाद फिर कौन कौन सी बॉडीज़ हैं रिस्पॉन्सिबल उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद फिर ये बेहतरीन सुंदर सा मैप बनाया मैंने, जो कि मैं एग्ज़ाम में भी बनाने वाला हूँ। इफ़ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कम, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, चाहे यमुना एक्सप्रेस वे हो, चाहे वो आपका बुंदेलखंड वगैरह का रीजन हो, प्रयागराज, ये सब जो भी है, ये सब बढ़िया सा एक मैप बनाना है और दिखाना है कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सा एक्सप्रेस वे बन रहा है। इसका चाहे आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो आप मेरे को टेक्स्ट करना, मैं आपको ये नोट्स वगैरह सब भेज दूंगा चैनल के ऊपर। चैनल का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट बॉक्स मैं डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा चैनल का नाम।
रेल में लॉन्गेस्ट रेल कनेक्शन है, हाई डेंसिटी, जो नेशनल डेंसिटी है उसका ट्वाइस है, ट्वाइस ऑफ नेशनल डेंसिटी ऑफ रेलवे लाइंस। 5 जोन है रेल के। तो पहला क्वेश्चन है, विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, उसके बाद फिर जो बचे हुए क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है उनको बाद में हम देखेंगे। एक्सप्लेन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑफ उत्तर प्रदेश एंड देयर रोल इन द इकोनॉमी। तो अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड विद देयर लिमिटेड इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी, however they contribute significantly to inclusive development। लिमिटेड इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जब हम लोग एमएसएमईज के बारे में पढ़ते हैं और जो भी गवर्नमेंट ने चेंज किया था इसका डेफिनेशन एमएसएमईज का, तो इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर, ये 2 क्राइटेरिया यूज़ करती है गवर्नमेंट इनको क्लासीफाई करने के लिए, मीडियम स्मॉल और मीडियम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ को। तो यहाँ पे आप दिखा सकते हो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बेसिकली वही है जहाँ पे लिमिटेड इन्वेस्टमेंट है मशीनरी में, लेकिन इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जैसे द स्टेट हैज़ रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड इंट्रोड्यूस पॉलिसीज लाइक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ये आपका पहले भी हुआ, इसके पहले जो हम लोगों ने सॉल्व किया था इकोनॉमिक एंड रीजनल डिस्पैरिटीज में, वहाँ पे भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला ये डिस्कस किया था हम लोगों ने। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं? हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम इंडस्ट्री, बनारसी सिल्क साड़ी, चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी एंड जरदोजी वर्क, बरेली के अंदर। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, आमला प्रोसेसिंग प्रतापगढ़ के अंदर, पोटैटो प्रोसेसिंग फरुखाबाद के अंदर। ब्रास एंड मेटल वर्क, ब्रास वर्क कहाँ पे होता है? मुरादाबाद में। फरुखाबाद हो गया, फिरोजाबाद हो गया, मुरादाबाद। नीचे लिख देना कि कौन किसके लिए इंपॉर्टेंट है। ग्लास बैंगल्स के लिए कौन इंपॉर्टेंट है? पोटैटो के लिए कौन इंपॉर्टेंट है? मुरादाबाद। पोटैटो के लिए कौन इंपॉर्टेंट है? एंड देन ब्रासवेयर के लिए कौन इंपॉर्टेंट है? वुड एंड फर्नीचर, क्योंकि ये नाम मिलते जुलते हैं, कहीं कंफ्यूज होकर के कुछ और ना लिख करके चले हो, इसलिए मैं बोलता हूँ इसको थोड़ा सा रिपीट करो। वुड एंड फर्नीचर इंडस्ट्री कहाँ पे? सहारनपुर में, इज फेमस फॉर वुड कार्विंग एंड फर्नीचर क्राफ्टमैनशिप। लेदर एंड टैनरी, आप जाना गूगल पे सर्च करना कि जो क्राफ्टमैनशिप में कौन सी ऐसी है, तो एक पर्टिकुलर साइट है जो इंडिया में जो जो ऐसे सिटीज़ है जहाँ जो अपने ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट या फिर ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप के लिए जाने जाते हैं, तो उनका पूरा डिटेल दे रखा है, उनके प्रोडक्ट्स का भी डिटेल दे रखा है। कानपुर एंड आगरा फॉर लेदर एक्सपोर्ट, लेदर एंड टैनरी। उसके बाद फिर टेक्सटाइल एंड गारमेंट यूनिट्स, जहाँ लखनऊ का चिकनकारी हो गया, कानपुर होजरी इंडस्ट्री ऑफ प्रोमिनेंट एग्जाम्पल, कानपुर की होजरी, लखनऊ की चिकनकारी, टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स में। स्पोर्ट्स गुड्स कहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं? मेरठ में। ग्लास एंड सिरेमिक्स, फिरोजाबाद नाम आ ही गया यहाँ पे। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, शुगर मिल्स होंगे, ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट्स हो गए, राइस मिल और कॉमन अक्रॉस द स्टेट। केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल कहाँ मिल जाएंगे? लखनऊ और कानपुर के अंदर। तो 10 टोटल यहाँ पे इंडस्ट्रीज के नाम हो गए। और ये कहाँ कहाँ है, कौन से एरियाज में है? ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम होंगे, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गया, ब्रास एंड मेटल वर्क हो गया, वुड एंड फर्नीचर इंडस्ट्री हो गया, लेदर एंड टैनरी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को अगर आप फ्रेमवर्क में फिट करना चाहते हो तो बस जो डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो उनको सोचते रहो। क्रिकेट का बैट लाइफ में यूज़ किया है तो उससे वो जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री उस वो को रिलेट कर सकते हो। कपड़े पहनते हो, कपड़े को फुटवियर पहनते हो तो टेक्सटाइल एंड फुटवियर इंडस्ट्री उससे को रिलेट कर सकते हो। घर में मम्मी वगैरह को मतलब मम्मी वगैरह को आप ग्लास वगैरह ये बैंगल्स वगैरह पहनते देखते ही हो, तो ग्लास एंड बैंगल इंडस्ट्री वहाँ से कोरिलेट कर सकते हो। पोटैटो की चिप्स आप खाते हो, आंवला की कैंडी वगैरह कभी ना कभी खाई होगी आपने, तो उसको भी इस तरीके से कोरिलेट कर सकते हो। अब ब्रास वाला पता नहीं, ब्रास ब्रास एंड मेटल वर्क आपने देखा है या नहीं देखा है, किसी बहुत लोगों के घर में रहता है उस तरीके का, तो वो भी उसको उससे वहाँ से रिलेट कर सकते हैं। लेदर एंड टैनरी, जो हम लोग अपने पर्स वगैरह जो रहता है या फिर जो घर में जो बेल्ट वगैरह हम लोग लगाते हैं वो भी इन्हीं सब चीज़ों का बनता है, दैट इज़ लेदर एंड टैनरी। शूज़ जो हम लोग पहनते हैं लेदर के शूज़, वो भी इससे रिलेटेड है। अब यही है, डे टू डे लाइफ की चीज़ें वही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से निकल करके आती हैं। अब मेरठ का नाम स्पोर्ट गुड्स के लिए याद कर लिए, ग्लास एंड सिरामिक्स के लिए फिरोजाबाद का नाम याद कर लिए, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के लिए आप बता ही रहे हो कि ठीक है भाई अक्रॉस द स्टेट मिल ही जाती हैं शुगर मिल्स। वेस्टर्न यूपी में मिलती है, ईस्टर्न यूपी में भी कुछ शुगर मिल्स को रिवाइव किया गया, खासतौर पर गोरखपुर के अंदर। केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स आपने लिख दिया कि फार्मास्यूटिकल्स लखनऊ और कानपुर में कुछ इंडस्ट्रीज हैं। रोल क्या है इनका स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बहुत बड़ा प्रोमिनेंट रोल है इनका। लेबर इंटेंसिव होते हैं ये ज़्यादातर, क्योंकि मशीन खास तौर पे ये हमेशा कहा जाता है कि अगर इफ़ यू वांट टू एम्प्लॉय मोर एंड मोर पीपल यू प्रमोट दिस काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव ज़्यादा होती है, यहाँ पे मशीनरी का यूज़ कम किया जाता है। प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू क्लोज टू 60 लाख पीपल इन द स्टेट। पॉवर्टी एलिविएशन एंड रूरल डेवलपमेंट में इनका रोल है। लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में। कंट्रीब्यूशन टू द स्टेट जीडीपी में एमएसएमई सेक्टर कंट्रीब्यूट नियरली 40% टू द स्टेट जीडीपी। मेजर कंट्रीब्यूटर कौन है? लेदर है, हैंडीक्राफ्ट एंड एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। एक्सपोर्ट प्रमोशन में हेल्प करते हैं। यूपी अकाउंट फॉर सिग्निफिकेंट शेयर इन एक्सपोर्ट फॉर ब्रासवेयर फ्रॉम मुरादाबाद, बनारसी साड़ी लेदर प्रोडक्ट फ्रॉम कानपुर। रीजनल बैलेंस डेवलपमेंट हो गया, लोकलाइज प्रोडक्शन गिव्स एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी एंड लाइवलीहुड टू लोकल कम्युनिटीज। रीजनल इक्विटी थ्रू वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट।
जैसे वुड वर्क हो गया सहारनपुर में, परफ्यूम्स हो गया कन्नौज में, उसके बाद फिर आमदा प्रोडक्ट हो गया। रीजनल बैलेंस डेवलपमेंट, अभी हम लोगों ने इकोनॉमिक एंड रीजनल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा, रीजनल डिस्पैरिटी के बारे में पढ़ा था। एक्सपोर्ट वाला हम लोगों ने एग्रीकल्चर में पढ़ रखा था, मिनरल में भी पढ़ रखा था एक्सपोर्ट का। कंट्रीब्यूशन टू द स्टेट जीडीपी, बहुत ही जेनरिक पॉइंट है। पॉवर्टी एलिवेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, हम पढ़ते ही आ रहे हैं इस चीज़ को। तो स्किल डेवलपमेंट एंड हेरिटेज प्रिजर्वेशन, हेरिटेज प्रिजर्वेशन हम लोगों ने टूरिज्म में देख रखा था। स्किल डेवलपमेंट हम लोगों ने हर जगह देख रहे हैं हम लगभग। हेरिटेज प्रिजर्वेशन का मतलब क्या, टेराकोटा आर्ट जो हो गया, कहाँ पे चिकनकारी हो गया, टेराकोटा आर्ट हो गया। टेराकोटा आर्ट गोरखपुर में होता है। ये प्रीलिम्स में भी एक क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जा चुका है। गवर्नमेंट स्कीम्स हैव इनकरेज स्किल डेवलपमेंट अमंग आर्टिजन्स। तो उसका फिर वुमेन इंपावरमेंट, वुमेन इंपावरमेंट अभी हम लोगों ने पिछले एक क्वेश्चन में देखा था, जो जेंडर बेस्ड मतलब ग्रोथ वगैरह जो प्रमोट किया जा सकता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड वुमेन लेड इंटरप्राइजेस। अब गवर्नमेंट एफर्ट किया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, युवा स्वरोजगार योजना, यूपी एमएसएमई पॉलिसी, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, उसके बाद फिर मुद्रा लोन, पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इस तरीके से आपके बाकी जो गवर्नमेंट एफर्ट्स हैं इनके नाम पे आपको वैल्यू ऐड मिल गया। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, यूपी एमएसएमई पॉलिसी, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, मुद्रा लोन। ये 5 यहाँ पे आपको गवर्नमेंट के एफर्ट्स मिल गए। सो विद दिस आवर फर्स्ट वीडियो और फर्स्ट लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट गेट्स completed, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल ट्राई टू डिस्कस द रिमेनिंग क्वेश्चंस। हमारे अभी 5 क्वेश्चंस बचे हुए हैं इस टॉपिक पे। वेरी सून आई विल ब्रिंग द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।